Good morning, students. So today we are going to learn about the figures of speech. What is actually meant by figures of speech? Basically, figures of speech is an ornamentation of language. भाषाओं को श्रृंगारित करने के लिए figure of speech का use किया जाता है. For example, there are given the different figure of speech there. First, there is a simile. After that, there is a metaphor. After that, there is a personification. After that, there is a antithesis. So these are the different types of figure of speech. After that, there are onomatopoeia, climax, anticlimax, and euphemism. So we are just going to learn about this figure of speech today. So first, we are just going to learn about the simile. About the simile. What is actually mean by simile? Simile means here उपमा अलंकार. Simile को हम क्या कहते हैं? उपमा अलंकार ऐसे कहते हैं. So in that simile, comparison is made between two objects. Simile में जो comparison होता है ये दो object के बीच में comparison से किया जाता है. And comparison is generally made by the words like, as, and so. So we are just going to learn the first sentence. He fought like a lion. First example is there. He fought like a lion. Means वह शेर की तरह लड़ा. Means वह शेर की तरह लड़ा. हमने उसे लॉयन की उपमा दी है. हमने किसकी उपमा दी इसे? लॉयन की उपमा दी है. That's why it is simile. That's why it is simile. तो कंपैरिजन किससे किया? Like. After that, life is like a dream. Life is like a dream. जीवन एक स्वप्नवत. जीवन क्या है? एक स्वप्नवत है. यानी लाइफ को हमने कंपेयर किया यहाँ से ड्रीम से. लाइफ को किससे कंपेयर किया हमने? ड्रीम से उसे कंपेयर किया है. आफ्टर दैट देयर इज अ थर्ड एग्जांपल. शी सिंग्स लाइक अ नाइटिंगेल. वह नाइटिंगेल की तरह गाती है. वो कैसे गाती है? नाइटिंगेल की तरह गाती है. मीन्स उसे हमने नाइटिंगेल कहा. उसे हमने क्या कहा? नाइटिंगेल कहा. आफ्टर दैट, camel is like a sheep in the desert. Camel is like a sheep in the desert. Camel जो है वह sheep जैसा वर्क करता है. कहाँ पे? डेजर्ट में. मीन्स जैसे जहाज पानी में वर्क करता है वैसे ही कैमल डेजर्ट में वर्क करता है. सो कैमल इज द शीप ऑफ द डेजर्ट. हमने कैमल को ही यहाँ पे क्या कहा है? यहाँ पे शीप ऐसा कहा गया है. मीन्स कैमल को हमने शीप की उपमा दी है. आफ्टर दैट, लाइफ को हमने ड्रीम की उपमा दी है और उसे हमने लॉयन कहा है. आफ्टर दैट, लाइफ इज एज टीडियस एज ट्वाइस टोल्ड टेल. लाइफ इज एज टीडियस एज ट्वाइस टोल्ड टेल. मीन्स हमारा लाइफ इतना बोर्डम है कि हमारे लाइफ में इतनी बोरिंग चीजें होती है कि जैसे कोई एक बात दोबारा दोहराना. मीन्स लाइफ इज एज टीडियस एज ट्वाइस टोल्ड टेल. इसे हमने एज से कंपेयर किया है. आफ्टर दैट, ही इज सो डेंजरस दैट nobody can fight with him. वह इतना डेंजरस है कि उसके साथ कोई लड़ नहीं सकता. So after that we are going to learn about the metaphor. हम अभी मेटाफर के बारे में जानकारी लेंगे. So what is actually meant by metaphor? Metaphor is a रूपक अलंकार. इसे कहते हैं रूपक अलंकार. Basically it is an implied simile. It is an implied simile and comparison is made between two objects as if two things are one. जणू काही दोन्ही गोष्टी एकच आहे अशा पद्धतीने या ठिकाणी कंपॅरिझन केल्या गेलेलं असतं. सो हियर इज एक्झाम्पल. ही वॉज अ लॉयन इन द फाइट. ही वॉज अ लॉयन इन द फाइट. सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिमिली एंड मेटाफर? इन दैट सिमिली वी से दैट ही फॉट लाइक अ लॉयन. वह लॉयन की तरह लड़ा. वह शेर की तरह लड़ा. बट in metaphor we say that he was a lion in the fight. वह फाइट में का, वो लड़ाई में का या वो लड़ाई के मैदान का वो क्या शेर ही था. मीन्स एज इफ टू थिंग्स आर वन. टू थिंग्स मीन्स हियर ही लॉयन. मीन्स उसे ही डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि उसे लॉयन कहा गया. ठीक है. आफ्टर दैट, लाइफ इज अ ड्रीम. लाइफ इज अ ड्रीम. When we come to know about the simile,
लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, सिमिली में हम कहते हैं लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, बट वही हम मेटाफर में कहते हैं लाइफ इज ड्रीम। मेटाफर में क्या कहते हैं उसे? लाइफ इज ड्रीम। आफ्टर दैट शी सिंग्स लाइक अ नाइटिंगेल, शी सिंग्स लाइक अ नाइटिंगेल, वह एक नाइटिंगेल की तरह गाती है। फॉर एग्जाम्पल लता मंगेशकर इज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, मीन्स हमने लता मंगेशकर को नाइटिंगेल की क्या दी है? उपमा दी है। तो यहाँ पे शी सिंग्स लाइक अ नाइटिंगेल, उसे हमने उपमा दी है किसकी? नाइटिंगेल की उपमा यहाँ पे दी है। आफ्टर दैट देयर इज द नेक्स्ट एग्जांपल, camel is the sheep of the desert, the camel is the sheep of the desert। in metaphor, in simile, we say that camel is like a sheep in the desert, but in metaphor we say that camel is like a sheep of the desert, means here camel and sheep as if the two things are one। after that life and dream as if the two things are one। after that he fought like a lion, उसे ही डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या कहा गया है? he fought like a lion, ऐसा कहा गया है। after that we come to the next figure of speech, that is personification, that is personification। in that personification the human qualities are given to the inanimate objects। personification में क्या होता है कि जो निर्जीव वस्तु होती है उसे सजीव की उपमा उसे दी जाती है, दैट इज कॉल्ड एज पर्सोनिफिकेशन, उसे ही मानवीकरण अलंकार ऐसा कहा गया है। फॉर एग्जाम्पल देयर आर गिवन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल। अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस, जो अवसर है हमारे दरवाजे पे एक बार ही खटखटाता है, अवसर हमारे दरवाजे पे एक बार ही खटखटाता है, मीन्स अपॉर्चुनिटी इज एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, इसमें जान नहीं है, बट इट हैज गिवन द कैपेसिटी ऑफ नॉकिंग, इसे किसकी कैपेसिटी दी है? नॉकिंग की कैपेसिटी इसे दी गई है, दैट्स व्हाई इट इज अ पर्सोनिफिकेशन। ये क्या है? पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि इसे मानवीकरण अलंकार ऐसा कहा गया है। आफ्टर दैट नेक्स्ट एग्जांपल इज देयर, ड्यूटी कॉल्स मी, ड्यूटी कॉल्स मी मीन्स कर्तव्य मुझे पुकार रहा है। ड्यूटी कॉल्स मी का मतलब क्या है? यहाँ पे कर्तव्य मुझे पुकार रहा है। So duty is also an inanimate object, but it has given the capacity of calling। For example, you are somewhere from the school and there is a prayer on the ground, but at the same time your duty calls you and you think that you should have to attend that prayer, means duty calling you, means हमें कर्तव्य हमें क्या करता है? पुकार रहा है, means duty calls me, कर्तव्य मुझे पुकार रहा है। After that there is a next example, spring is a daughter of heaven and earth, spring is a daughter of heaven and earth। spring एक ऋतु है, spring क्या है? एक ऋतु है, और उसे ही डॉटर कहा गया है। उसे क्या कहा गया है? डॉटर कहा गया है। किसकी डॉटर कहा गया है? हेवन एंड अर्थ की उसे डॉटर कहा गया है। बेसिकली स्प्रिंग इज अगेन इज एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, ये भी क्या है? एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, बट इट हैज गिवन द कैपेसिटी ऑफ डॉटर, उसे एक कैपेसिटी दी है क्या है कि डॉटर की, किसकी डॉटर बनने की? हेवन एंड अर्थ की डॉटर बनने की उसे कैपेसिटी दी है। आफ्टर दैट डेथ क्लोजेस ऑल, डेथ क्लोजेस ऑल, मृत्यु जो होता है, मृत्यु सबको समाप्त कर देता है, मृत्यु जो होता है वो सब समाप्त कर देता है। डेथ क्लोजेस ऑल, अगेन डेथ इज एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट एंड इट हैज गिवन द कैपेसिटी ऑफ क्लोजेस, उसे कैपेसिटी दी गई है क्लोज करने की। नेक्स्ट एग्जांपल देयर इज लव कॉन्कर्स ऑल, लव कॉन्कर्स ऑल, यानी प्यार सब जीत लेता है। लव कॉन्कर्स ऑल का मतलब है प्यार सब जीत लेता है। अगेन love is an inanimate object and it has given the capacity of conquers, it has given the capacity of conquers। So there is a next figure of speech, that is antithesis, that is antithesis। antithesis को हम विरुद्ध अलंकार कहते हैं। so in that antithesis the opposite ideas are given in the same line or in the same sentence। so we are seeing some examples here। First, man proposes, God disposes, man proposes, God disposes।
means here are two opposite words. Man proposes and God disposes. Means sometimes what we think doesn't happen and happens actually exactly opposite of it. That is called as destiny. हम इसे क्या कहते हैं? Destiny कहते हैं. So man proposes, God disposes. यानी आदमी सोचता एक है और भगवान दूसरा ही कुछ हमारे साथ करता है. That is called as man proposes and God disposes. Means opposite ideas are given in the same line. Proposes and disposes. After that, the next example. United we stand, divided we fall. Everybody knows this line. United we stand, divided we fall. So there is again the same word, the words united and divided. Means opposite words are given in the same line. United and divided. Next example. Many are called, but few are chosen. Many are called, but few are chosen. Suppose there is an interview. Many candidates are called there, but only few are chosen. So there is a word many and few. Again, two opposite words are given in the same line. That's why it is antithesis. That's why it is antithesis. इसी वजह से इसे विरुद्ध अलंकार कहा जाता है. Next example is there. To err is human, to forgive divine. To err is human, to forgive divine. Means गलती करना यह इंसान का धर्म है और उसे माफ करना यह भगवान का धर्म. यानी इंसान गलती करता है और गॉड उसे क्या कर देता है? माफ कर देता है. सो वी आर गोइंग टू लर्न द नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज क्लाइमेक्स. क्लाइमेक्स का मतलब होता है चरणोत्कर्ष. मीन्स जनरली द आइडियाज आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर. आइडियाज आर अरेंज इन अ असेंडिंग ऑर्डर. मीन्स he came, he saw, he conquered. He came, he saw, he conquered. वह आया, उसने देखा और वह जीत गया. Means ideas are arranged in a ascending order. After that, the next example: birds, animals, beasts, men, angels, and deities worship the god. Birds यानी पक्षी, animals. After that, there is a beast. Beast यानी पशु. Those who are the carnivores, that's called as beast. Men, angels, and deities. Deities are the subordinate form of God. ये भी भगवान होते हैं. For example, mountain है, hills है. After that, there is a rocks. It is called as deities. So birds, animal, beast, men, angels, and deities worship the God. ये सभी भगवान की पूजा करते हैं. Again, the ideas are arranged इन असेंडिंग ऑर्डर. ये आइडिया यहाँ पे जो दी गई है वो असेंडिंग ऑर्डर में दी गई है. नेक्स्ट एग्जांपल. आई फॉल, आई फेंट, आई डाई. आई फॉल, आई फेंट, आई डाई. मैं गिरा, मैं बेहोश हुआ और मैं मर गया. अगेन द आइडियाज आर गिवन इन द असेंडिंग ऑर्डर. आफ्टर दैट देयर इज नेक्स्ट एग्जांपल. वी ड्रीम अलोन, वी सफर अलोन, वी डाई अलोन. हम अकेले ड्रीम देखते हैं, अकेले ही सफर करते हैं और वी डाई अलोन, और अकेले ही मर जाते हैं. अगेन आइडियाज आर गिवन इन द असेंडिंग ऑर्डर. आफ्टर दैट देयर इज अ नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज यूफेमिज्म. यूफेमिज्म इज सौम्य अलंकार. जनरली इन यूफेमिज्म द हार्श आइडियाज आर गिवन इन पोलाइट मैनर. दैट इज कॉल्ड एज यूफेमिज्म, जिसे सौम्य अलंकार कहते हैं. किसी भी हार्श आइडिया को बड़े ही सौम्य शब्दों में वहां पे उसका वर्णन किया रहता है. फॉर एग्जाम्पल, he is no more. He is no more means he is die. हमने ऐसा नहीं कह दिया कि वो मर गया है, बट सौम्य शब्द में कहा है कि he is no more. After that, he is short in his accounts. He is short in his account. Means meaning होता है उसका poor. He is short in his account का मतलब होता है poor. हम किसी को डायरेक्टली गरीब नहीं कह सकते, अगर उसके बारे में हम कह रहे हैं कि he is short in his account, means वह गरीब है. After that, next example, you are telling me a fairy tale. You are telling me a fairy tale. आप मुझे एक परी कथा बता रहे हो. परी कथा बताने का मतलब होता है झूठी बात बताना. हम डायरेक्टली किसी झूठे नहीं कह सकते. That's why you are telling me a fairy tale. आप मुझे परी कथा बता रहे हो. And after that there is a next example. He breathed his last.
he breathed his last means उसने अपनी आखिरी सांस ली, means he is died. Okay, so today I am going to conclude here. I hope you will understand all these figure of speech which I taught here. Thank you.